हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्कीन एंड एल्काइन की। ठीक है। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये दो डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म कौन कौन सी है, चलिए हम उनको स्टडी करते हैं पहले। तो जो दो डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म है गाइस, वो है, एक होता है क्लासिकल क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये सी प्लस मतलब कार्बोकेटाइन, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। और जो दूसरा होता है वो है नॉन क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है। एक हो गया क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एक हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल का? तो चलिए पॉइंट लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में। तो सबसे पहले क्लासिकल कार्बोकेटाइन मतलब क्या होता है? सिंपल, व्हेन कार्बोकेटाइन when carbocation is fully developed when carbocation is fully developed, क्या मतलब है? मतलब जैसे कि मैंने लिखा RCH2 पॉजिटिव लिखा, यहाँ पे कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है? क्लासिकल कार्बोकेटाइन है गाइस। ठीक है। और सेकंड में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में क्या होगा? व्हेन कार्बोकेटाइन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, इसका मतलब क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। नॉट फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है। क्लियर होता है, पहला पॉइंट क्लियर होता है। पॉइंट नंबर टू पे चलते हैं। देखिए जो पॉइंट नंबर टू है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि पहले वाले में क्योंकि क्लासिकल कार्बोकेटाइन में जो कार्बोकेटाइन है वो फुल्ली डेवलप हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट है गाइस, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। ठीक है। बट वहीं अगर आप नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं बन रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होगा गाइस। ठीक है। इतना क्लियर होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थ्री गाइस देखिए, जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है उसको इन शॉर्ट NCCB हम लिखते हैं, ध्यान रखना आप। क्लासिकल कार्बोकेटाइन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो RDS होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, राइट, वो क्या होता है? RDS इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। RDS इज बेसिकली व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, जिस स्टेप में क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, वही RDS है। ठीक है। और नॉन क्लासिकल में क्या है? नॉन क्लासिकल के अंदर सिंपल जो है RDS इज फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, राइट, तो वही इसका RDS स्टेप है। समझ में आता है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फोर क्या है? जो कार्बोकेटाइन फुल्ली डेवलप्ड है या जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, वहां पे बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ सिन एंड एंटी एडिशन, मतलब यहाँ पे सिन और एंटी एडिशन दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट। सिन और एंटी एडिशन दोनों के चांसेस है। बट जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है गाइज, वहां पे ओनली एंटी एडिशन होता है, ओनली एंटी एडिशन होता है। ठीक है। सब पॉइंट जो है हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अभी आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप दिमाग में रखिए। ठीक है। क्लियर होता है इतना? ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव जो है क्लासिकल कार्बोकेटाइन के लिए, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म कब फॉलो होता है? व्हेन द रिएजेंट व्हेन द रिएजेंट इज हाईली पोलर। जब रिएजेंट बहुत ज्यादा पोलर होगा गाइस, तब जाके ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो मैकेनिज्म है वो कब फॉलो होता है? व्हेन द रिएजेंट इज, सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हेन द रिएजेंट इज नॉन पोलर। या तो नॉन पोलर हो या फिर स्लाइटली पोलर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर स्लाइटली पोलर। ओके, आइदर नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर। समझ में आता है? इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं, कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, जो NCC है, राइट,
जो एनसीसी है वो बेसिकली एक एक थ्री मेंबर रिंग होती है, एक थ्री मेंबर रिंग होती है। एनसीसी इज बेसिकली अ थ्री मेंबर रिंग। ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर मैं बता दूं कि थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जिसके अंदर थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ये भी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लियर होता है इतना? ओके, समझ में आता है गाइस, ठीक है। एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में, कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कब बनता है, सिंपल। तो मैं आपको यहाँ बता दूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं यही बोलूंगा आपको कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कब बनेगा, आप कैसे चेक करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हेन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, व्हेन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, राइट, उसके पास लोन पेयर है। व्हेन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, राइट, इसका मतलब आपको सिंपल पता है कि वो क्या बनाएगा, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा, देन इट फॉर्म्स नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। व्हेन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हैज अ लोन पेयर देन इट फॉर्म्स नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। एग्जांपल, जैसे मान लो कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो Cl प्लस हो गया या Br प्लस हो गया। आपको पता है कि क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, राइट, ब्रोमीन के पास लोन पेयर होते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। समझ में आता है गाइस? ठीक है, क्लियर होता है? ओके। तो चलिए अब पहले हम क्लासिकल कार्बोकेटाइन को अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर नॉन क्लासिकल पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म जो है वो कैसा होता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, ठीक है। क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में सबसे पहले ये जो मैकेनिज्म है बेसिकली ये दो स्टेप मैकेनिज्म है, टू स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप नंबर वन में क्या होता है, आपने गाइज सोचिए एक सिंपल सा एल्कीन लिया, ठीक है। एक एल्कीन का रिएक्शन जब आप एक रिएजेंट के साथ करवाते हैं, गाइस ध्यान रखिए, एक रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है उसको मैं ई लिख रहा हूँ, जो नेगेटिव पार्ट है उसको मैं एनयू लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे HCl हो गया, HCl के अंदर H प्लस जो है वो ई है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, और Cl माइनस जो है वो NU है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आता है इतना? ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रिएजेंट जो है गाइस ध्यान रखना, सॉल्वेंट जो है आप यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, सिंपल। और यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है गाइस। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि क्या होता है गाइस, जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो ENU है, ये क्या होता है, ये E प्लस और NU में ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही ई प्लस बनेगा, ये एल्कीन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है गाइस, एल्कीन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, ई को, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा गाइस, ये इलेक्ट्रोफाइल को या तो इलेक्ट्रोफाइल को पाई बॉन्ड के राइट वाले कार्बन पे ऐड कर सकता है, ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल को पाई बॉन्ड के लेफ्ट वाले कार्बन पे ऐड कर सकता है गाइस। ध्यान रखना है आपको, पाई बॉन्ड के किसी भी जो दो कार्बन मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, राइट, उसके दो केस बन सकते हैं। तो दोनों साइड आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करके देखना है, सिंपल। तो देखिए दोनों में से मैं आपको बता दूं कि दोनों में से आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला है दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और जो सेकंड वाला है वो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए गाइज आपको हमेशा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है उस वाले पाथ को आपको इग्नोर कर रहा है, सिंपल, समझ में आता है? मतलब आप कार्बोकेटाइन सिर्फ पहले वाला बनाएंगे जो मैंने बनाया है इसमें, विच इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। ओके। उसके बाद अगर कार्बोकेटाइन आपने बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, उसके बाद आपको उसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है गाइज, मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है, अगर पॉसिबल है तो होता है, तो आपको उसको रीअरेंज करना है गाइज, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर, ये स्टेप नंबर 1 हो गया जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन का बनना ही RDS है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये RDS हो गया, सिंपल। ओके। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे, कि स्टेप 2 जो है वो क्या है। गाइस ध्यान रखना, स्टेप 2 में जो भी कार्बोकेटाइन बना था, राइट, जो भी कार्बोकेटाइन बना था, कार्बोकेटाइन क्या था, कार्बोकेटाइन था ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, राइट। सिर्फ जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है मैं उसी को लिख रहा हूँ क्योंकि वही पाथ है। तो उसमें क्या होगा, कार्बोकेटाइन जैसे बना, अब क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये रिएक्शन जो है फास्ट होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो क्या है, जल्दी रिएक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसलिए, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, ठीक है।
तो गाइज न्यूक्लियोफाइल को आप दोनों सेम साइड भी ऐड कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल को आप अपोजिट साइड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लिखी है, अपोजिट साइड ऐड किया है, डजंट मीन कि ये एंटी एडिशन है गाइज, कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन में सिन और एंटी एडिशन दोनों का प्रेजेंस होता है, दोनों पॉसिबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन की कौन सा रिएक्शन आप स्टडी कर रहे हैं। समझ में आता है? ये क्लियर है? ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट हम इससे रिलेटेड यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूंगा, आप लोग उनको समझने की कोशिश करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले गाइस ये जो है बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके से एलिमिनेशन का उल्टा है, राइट? ये एलिमिनेशन का उल्टा है, एलिमिनेशन एंडोथर्मिक होता है। ये कैसा रिएक्शन होगा? ये गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूं कि एक पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड जो है गाइस फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड फॉर्म होने से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। समझ में आता है? इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर टू की मैं बात करता हूँ। पॉइंट नंबर टू क्या है? जो पाई बॉन्ड है एल्कीन का, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन, पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन बिहेव्स बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। एंड इट शिफ्ट्स, मतलब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को, इट शिफ्ट्स इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट क्या था यहाँ पे? ENU, राइट? मतलब क्या होगा कि जो एल्कीन है वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो रिएजेंट है उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म्स, और बोल सकते हैं, और ऐसा करके वो क्या करेगा, एंड फॉर्म्स कार्बोकेटाइन इन RDS, और ऐसा करके वो क्या करता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है RDS में। गाइस समझ में आता है? ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थ्री में आपको बता दूं कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। क्या बात करने वाले गाइस? हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर AE रिएक्शन भी इसको इन शॉर्ट बोला जाता है, थ्रू क्लासिकल कार्बोकेटाइन, उसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी? गाइज जो पहला स्टेप है वो RDS है, और RDS के अंदर आपको पता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, RDS के अंदर एल्कीन भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इसका जो मोलिकुलैरिटी होगा गाइस, इसका जो मोलिकुलैरिटी होगा वो कितना होगा, वो भी 2 होगा। सिंपल। ओके, चलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ कि जो रेट ऑफ AE है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा क्योंकि RDS में एल्कीन भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जल्दी बॉन्ड बनाना चाहता है या अनस्टेबल है, वो जल्दी रिएक्ट करना चाहता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब यही होता है, राइट? तो उस केस में क्या होगा कि रेट ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर टू, क्योंकि रेट में RDS में न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, एल्कीन भी इन्वॉल्व है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन गाइस, क्योंकि एल्कीन भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। समझ में आता है? क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बट मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि ये क्या मतलब है, इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, की एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? तो ये बेसिकली है प्लस आई इफेक्ट ऑन एल्कीन, प्लस आई इफेक्ट ऑन एल्कीन। गाइस सिर्फ प्लस आई ही नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्लस M इफेक्ट भी हो सकता है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्लस H इफेक्ट भी हो सकता है गाइस। समझ में आ रहा है? मतलब प्लस इफेक्ट ऑन एल्कीन, आइदर प्लस H, आइदर प्लस M, और प्लस आई, सिंपल। चलिए जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर एक एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3
चलिए एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OM लिया मैंने, ठीक है। गाइस देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ये CH3 जो है प्लस H इफेक्ट लगा रहा है, इधर दोनों साइड से प्लस H इफेक्ट लग रहा है, इधर यहाँ से प्लस H इफेक्ट लग रहा है और इधर से तो प्लस M इफेक्ट लग रहा है गाइस। तो आपको पता है कि जैसे प्लस M इफेक्ट या प्लस इफेक्ट लगता है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है गाइस, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फोर्थ वाले की, फिर थर्ड वाले की, फिर सेकंड वाले की और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाले की होगी। तो ये मीनिंग है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन का। समझ में आता है? ठीक है। चलिए, जो स्टेप 2 था इस मैकेनिज्म का, उससे रिलेटेड में और बातें करूंगा। उससे पहले एक काम करते हैं, ग्राफ स्टडी कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सबसे पहले आपका एल्कीन यहाँ पे था, राइट। एल्कीन क्या हुआ, एल्कीन ने आरडीएस में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। कार्बोकेटाइन फॉर्म करने के बाद में गाइज हो सकता है रीअरेंजमेंट हो सकता है रीअरेंजमेंट हो। फिर इसके बाद में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, दोनों में फाइनल पॉइंट नीचे क्यों आया गाइज? क्योंकि डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, इसलिए नीचे आया। समझ में आता है? ऊपर से जो पॉइंट है कि फर्स्ट पीक और सेकंड पीक को छोड़ के जो नंबर ऑफ पीक्स होंगे बीच में, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट। क्या बोलते हैं उनको? नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट। कभी कभी क्या होगा कि आपको ग्राफ दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितने रीअरेंजमेंट हुए उसमें, तो आपको फर्स्ट और लास्ट पीक को छोड़ना है और बीच वाले जो पीक है उनको काउंट करना है, वही अल्फा बीटा शिफ्ट होंगे, ठीक है। ओके। चलिए, एक और पॉइंट बचा हुआ है इसमें। वो पॉइंट क्या है गाइज, कि जैसे सेकंड स्टेप आपको पता था कि सेकंड स्टेप में ये कार्बोकेटाइन, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन चुका था। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनने के बाद में क्या होता था कि सेकंड स्टेप में जो जो न्यूक्लियोफाइल था वो आके अटैक करता था इस पे, और वो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके वो ऐड हो जाता है इस पे, सिंपल यही होता है, राइट। गाइज ध्यान रखना कि जितने भी पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल होंगे ना सॉल्यूशन में, जितने भी पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल है सॉल्यूशन में, वो सभी आके कार्बोकेटाइन से जुड़ सकते हैं गाइज। एवरी पॉसिबल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल, देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, एवरी पॉसिबल, एवरी पॉसिबल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कैन कंबाइन, एवरी पॉसिबल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कैन कंबाइन गाइज, ठीक है, इन फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में हर एक पॉसिबल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कंबाइन करेगा इन नॉन सेलेक्टिव मैनर। क्या मीनिंग है इसका नॉन सेलेक्टिव मैनर का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। इन नॉन सेलेक्टिव मैनर, अच्छा नॉन सेलेक्टिव मैनर का मीनिंग क्या है गाइज, मैं ये बता दूं कि जितने भी पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल है सभी आके अटैक करेंगे कार्बोकेटाइन पे, तो हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिले, राइट। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, ये बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो गाइज जो जो न्यूक्लियोफाइल, जिस न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट ज्यादा है, राइट, वो ही आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखने वाला हूँ कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विच इज मोर इन अमाउंट, न्यूक्लियोफाइल विच इज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, इज मोर इन अमाउंट, जिस न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट ज्यादा है, राइट, वो आपको क्या देगा, विल गिव मेजर प्रोडक्ट, विल गिव मेजर प्रोडक्ट। समझ में आता है गाइस? जिस न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट ज्यादा है वही आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। इतना क्लियर होता है? ठीक है, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा क्लासिकल कार्बोकेटाइन से रिलेटेड। अब इसमें एक और पॉइंट बचा हुआ है क्लासिकल कार्बोकेटाइन से, फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, ठीक है। तो चलिए, जो लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझना। देखो होता क्या है कि पहले में दो पॉसिबिलिटी थी फर्स्ट स्टेप में, और आपने दोनों में से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट किया, राइट। तो बार बार आप हमेशा दो पॉसिबिलिटी बना के फिर उसमें से एक को कैंसिल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्टली रूल अप्लाई करना है। रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि इफ द न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली if the nucleophile gets bonded, if the nucleophile gets bonded with more stable कार्बोकेटाइन, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बॉन्ड बनाता है, या फिर इसी का दूसरा मतलब है द न्यूक्लियोफाइल गेट्स बॉन्डेड, न्यूक्लियोफाइल गेट्स bonded to the carbon, which has लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। गाइस दोनों का मीनिंग सेम ही है।
जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है न्यूक्लियोफाइल उससे जुड़े, या फिर उस कार्बन से जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है गाइज, मीनिंग सेम ही है, तो हम उसको बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन गाइज। आपने सुना होगा, तो मैं बता दूं, देन इट इज कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? मार्कोनी मार्कोनिक ऑफ एडिशन गाइस, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन उसको बोलते हैं। मैं इसको बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ कि ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो आपको यही देखना है हमेशा कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, या फिर जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है वहां पे आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो। समझ में आता है? क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये था हमारा क्लासिकल कार्बोकेटाइन से रिलेटेड, और अब हम क्लासिकल कार्बोकेटाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पे जाएंगे, ओके। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टडी करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो है क्लासिकल कार्बोकेटाइन से रिलेटेड, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको अरेंज करना है इनको रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले जो कंपाउंड दिया हुआ है आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, एल्कीन दिया हुआ है, तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो आपको यहाँ पे एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करना है। मतलब आप बोल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, राइट। तो आपको एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करना है। गाइस देखिए, जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर आपको पता है कि कितने टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप यहाँ बोल सकते हैं कि जिसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पे चारों तरफ से चारों तरफ से क्या लग रहा है, चारों तरफ से प्लस एच इफेक्ट लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन जो है ज्यादा है, इसलिए रेट का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब प्लस इफेक्ट जो होता है, आइदर चाहे वो प्लस एच हो चाहे प्लस एम हो, ठीक है, चाहे प्लस आई हो, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन को की रेट को इंक्रीज करता है, सिंपल। बिल्कुल वैसे ही सोचना है, बिल्कुल वैसे ही सोचना है गाइस। क्या होगा, जो NO2 है वो माइनस एम लगाता है, साइनाइड माइनस एम लगाता है, OMe प्लस एम लगाएगा, NH2 प्लस एम लगाएगा। तो दोनों प्लस एम जो है वो क्या करेंगे, रेट को इंक्रीज करेंगे। NH2 का प्लस एम क्योंकि ज्यादा होता है इसलिए इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, सिंपल। और जिसका माइनस एम सबसे कम होगा उसका रेट ज्यादा होगा। समझ में आता है? समझ में आता है। तो क्योंकि NO2 का माइनस एम सबसे ज्यादा है तो उसका रेट सबसे कम होगा। ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, ध्यान रखना। यहाँ पे ये NO2 माइनस एम लगा रहा है, यहाँ पे OH प्लस एम लगा रहा है, ठीक है, और बाकी सभी जगह हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो फोर्थ में आप देख सकते हैं कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, फिफ्थ में आप 3+2, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले तो प्लस एम वाला आएगा क्योंकि रेजोनेंस जो है वो डोमिनेट करता है, राइट। तो सबसे पहले रेजोनेंस वाला आ गया। अब उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वालों का नंबर आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा जो प्लस इफेक्ट है वो कहाँ लग रहा है, +6 लग रहा है, जहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 7 पे लग रहा है। फिर उसके बाद फिर 6 पे आ रहा है, फिर उसके बाद 5 पे आ रहा है, फिर उसके बाद गाइस 4 पे आ रहा है, फिर उसके बाद आपको पता है कि 2 है, राइट, क्योंकि एल्कीन है, और सबसे लास्ट में 1 आएगा क्योंकि 1 में क्या लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसका एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है। समझ में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी तो चेक नहीं कर पाएंगे गाइस। तो मैं बता दूं आपको कि व्हेन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेम व्हेन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेम तो क्या करना है आपको, तो जो रेट ऑफ ए है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो डायरेक्टली मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा गाइस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन लेस स्टेबल है गाइस वो पहले रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो पहले वाला है वो सिस फॉर्म है, दूसरे वाला जो है गाइस वो ट्रांस फॉर्म है। तो सिस जो कि कम स्टेबल होता है ट्रांस के कंपैरिजन में, इसलिए उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। क्लियर होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको क्या करना है, आप इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। कार्बोकेटाइन यहीं पे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे भी गाइस कुछ ऐसा ही होगा, सिमेट्रिकल है, तो आप कोई सा भी पीएच के पास वाले कार्बन पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ई ऐड किया, यहाँ पे ये CH हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पीएच हो गया। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो कार्बन पीएच के साथ रेजोनेंस कर रहा था वो तो यहाँ पे भी कर रहा है। डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया इस पीएच की वजह से। ये जो पीएच है ये -I इफेक्ट लगा रहा है कार्बोकेटाइन के लिए,
और माइनस आई इफेक्ट से आपको पता है कि क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है, या हम बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है गाइस वो डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्योंकि कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल बन रहा है सेकंड केस में, तो जो पहले वाला है वो ज्यादा होगा। क्लियरली समझ में आता है गाइस? जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके अंदर मैंने लिखा था 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, राइट? आप यहीं पे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। क्या लिख सकते हैं? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा गाइज आरडीएस में, वहां पे रीट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिकल कार्बोकेटाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरफ मूव करेंगे कि वो कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है, और उसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन को। ठीक है, जो कि सेकेंड मैकेनिज्म था वो था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या इसका मैकेनिज्म होता है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, कब ये फॉर्मेशन इसका होता है, जब आपका रिएजेंट जो है वो नॉन पोलर है या फिर स्लाइटली पोलर है। ये जो पॉइंट है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए मैं बताऊंगा कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने क्या लिया, एक एल्कीन लिया। ठीक है, उस एल्कीन का रिएक्शन आप रिएजेंट के साथ करवा रहे, रिएजेंट जो है वो ENU हो गया। गाइस ध्यान रखना, ये क्या होगा, ये स्लाइटली पोलर होगा। क्या होगा, ये या तो स्लाइटली पोलर होगा या फिर ये नॉन पोलर होगा गाइस। ठीक है, क्या एग्जांपल है स्लाइटली पोलर और नॉन पोलर के? जैसे आप मान लीजिए स्लाइटली पोलर मतलब जैसे क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है गाइस। आपको पता है कि ये हेलोजन है, एक ही ग्रुप के हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा, इसलिए स्लाइटली पोलर है। और नॉन पोलर मतलब गाइस जैसे आप Br2 मान लीजिए। ठीक है, ये सब जो है ये नॉन क्लासिकल कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, क्योंकि दोनों के पास ही लोन पेयर है, इसलिए कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर होना चाहिए। क्लियर होता है? ठीक है, तो गाइस क्योंकि स्लाइटली पोलर है तो ये E प्लस और NU माइनस में तो ब्रेक होगा नहीं। तो उस केस में क्या होता है, ये एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट, एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करके कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। CH हो जाएगा, यहाँ पे CH हो गया, R हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर लिया है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उस पे, क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो ऐसा सीन बन रहा है गाइस, इसमें से ये इलेक्ट्रोफाइल पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके अपने पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उसको खत्म कर देगा। तो फाइनली क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH R2 होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये E आके जुड़ गया है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल था। समझ में आता है गाइस? क्लियर होता है? ई पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो रहेगा। समझ में आता है? क्लियर है? चलिए देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर बना है गाइस, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन रहा है। मैंने आपको कहा था कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में 3 मेंबर रिंग बनता है। ठीक है, इस 3 मेंबर रिंग में क्या है, एक तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व था गाइस, राइट, एक तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व था, और एक जो जो इलेक्ट्रोफाइल था उसका लोन पेयर इन्वॉल्व था। इसीलिए मैंने बोला था कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि 3 एटम है इसलिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमने बोला था इसे। क्लियरली समझ में आ रहा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमने बोला इसे। इतना क्लियर होता है? या फिर इसी को आप नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन और इसी को आप पाई कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं गाइस। इसी को आप क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। समझ में आता है? ठीक है गाइस, देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है। गाइस ध्यान रखना, क्योंकि ई पे पॉजिटिव है तो ये ई क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा इन दोनों कार्बन से, और इन दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, ये एक तरीके से दो स्ट्रक्चर जो है उसका कॉम्बिनेशन है। दो स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई गाइस, ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर वो है R1CH, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, ये CH पॉजिटिव और ये R2। इन दोनों स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके जो हमने बनाया है वो है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में इस वाले कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड? तो आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है गाइस वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा गाइस वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे नोट बना के लिख रहा हूँ कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आके जुड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन।
न्यूक्लियोफाइल उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा वेयर कार्बोकेटाइन where carbocation would have been more stable where carbocation would have been more stable। मतलब गाइस देखिए क्या बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो हम ऐसा सोचेंगे कि न्यूक्लियोफाइल वहां जाके अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटाइन अगर बनता। गाइस अगर कार्बोकेटाइन बनता तो ज्यादा स्टेबल बनता, बट गाइस मैं क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। बट हम सोचेंगे यही कि अगर कार्बोकेटाइन बनता तो ज्यादा स्टेबल कहाँ बनता, वहीं पे आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। क्लियरली समझ में आता है। वन मोर पॉइंट, क्योंकि कंप्लीट कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है इसलिए नो रीअरेंजमेंट गाइस, और यहाँ पे हमेशा एंटी एडिशन ही होगा। तो अभी तक हमने सिर्फ इसका स्टेप वन देखा है गाइस, हमने अभी तक इसका स्टेप वन स्टडी किया है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया है। स्टेप टू की बात कर लेते हैं। स्टेप टू में क्या होगा, जो भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है जैसे R1 हो गया, CH हो गया, ये CH हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया गाइस, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा गाइस, और न्यूक्लियोफाइल आएगा अपोजिट साइड से आएगा गाइस। इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हमेशा एंटी एडिशन होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में हमेशा एंटी एडिशन होगा। और जैसे ही आएगा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा तो क्या बनेगा, R1 हो गया, CH हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आया है, CH हो गया, इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आ जाएगा, और ये हो गया R2 हमारा। ये आपको प्रोडक्ट मिला एंटी एडिशन प्रोडक्ट जो मिला, समझ में आता है। एंटी एडिशन क्लियर होता है गाइज आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, कब किसका फॉर्मेशन होगा, कैसे आइडिया लगेगा, राइट, ठीक है। अब इन दोनों से रिलेटेड हम इंडिविजुअल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि कहाँ पे क्लासिकल फॉलो होता है, कहाँ पे नॉन क्लासिकल फॉलो होता है। ये जो लेक्चर था बेसिकली इसमें सिर्फ मैंने मैकेनिज्म बताया है, दोनों में डिफरेंस बताया है, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, इनकी मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ये सब हमने देखा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।